जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 79वां वीडियो है और आज का टॉपिक है कैबिनेट मिशन 1946। तो आइए देखते हैं कैबिनेट मिशन 1946 क्या था। कैबिनेट मिशन 1946 आज़ादी से सवा सौ वर्ष पूर्व आया हुआ एक मिशन था। इस मिशन में 3 लोग शामिल थे। इस मिशन को एक अभियान के तहत भारत में भेजा गया था जिसके अंतर्गत सत्ता का हस्तांतरण शामिल था, यानी कि भारतीयों के हाथ में सत्ता हस्तांतरित करनी थी। इसमें 3 प्रमुख सदस्य थे, जिसमें पहले अपने आते हैं पैथिक लॉरेंस जो कि भारत मंत्री होते हैं, और दूसरे हैं स्टीफर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन का नेतृत्व भारत में कर चुके हैं और वर्तमान में बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष हैं, और तीसरे हैं A.B. अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री होते हैं, यानी कि एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड होते हैं। तो ये 3 व्यक्ति आए हुए थे कैबिनेट मिशन 1946 के तहत, ताकि भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरित कर लिया जाए। ये सामान्य अभियान नहीं था, क्योंकि इसमें तीनों कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। इन तीनों सदस्य कैबिनेट स्तर के रैंक के मंत्री थे। ठीक है, तो ये उच्च स्तरीय समूह था। अब देखते हैं कि भारत को सत्ता का हस्तांतरण क्यों करना चाहती थी ब्रिटिश भारतीयों को हस्तांतरित क्यों करना चाहती है। तो पहले बाह्य स्थिति को देखते हैं, जिसमें पहला है 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। 1945 में हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद विश्व में 2 शक्तिशाली राष्ट्र उभरते हैं, जिसमें पहला अपना आता है अमेरिका और दूसरा अपना आता है सोवियत संघ। यहाँ तीसरी स्थिति के रूप में ब्रिटेन होता है। ब्रिटेन की स्थिति तृतीय हो गई, क्योंकि युद्ध में बहुत ज़्यादा इसका आर्थिक लॉस हुआ था। इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी और इसके जो सैनिक थे लड़ते लड़ते परेशान हो गए थे इस युद्ध में। दूसरी कंडीशन को देखें तो ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का लगातार दबाव बन रहा था कि ताकि ब्रिटेन अपने उपनिवेशों को आज़ाद करे। एक अटलांटिक चार्टर इससे पहले हम लोगों ने देखा था, और अटलांटिक चार्टर कई देशों के लिए आज़ादी का सबब बना, आज़ादी के लिए सौगात बना। और इसलिए हम देखेंगे कि 1945 से 1950 के बीच में बहुत सारे देश आज़ाद होते हैं। तो ये अटलांटिक चार्टर का ही देन था, और इसी चार्टर के कारण ब्रिटिश दबा हुआ था, और ब्रिटिश पर मित्र राष्ट्रों का दबाव लगातार बन रहा था कि अपने उपनिवेशों को आज़ाद करे। ये 3 अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी। अब देखते हैं कि थोड़ा सा आंतरिक स्थिति क्या थी। तो आंतरिक स्थिति की बात करें तो 1945 तक, यहाँ से बात करेंगे 1945 तक पहुँचते पहुँचते जो भी नौकरशाही थे, ब्यूरोक्रेट्स था, उसका भारतीयकरण हो गया। ये इनके अंदर, नौकरशाहों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं उत्पन्न होने लगी, और उसके साथ साथ सेना ने विद्रोह भी कर दिया था, जिसमें आज़ाद हिंद फौज वाला आपने देखा था। उसके बाद नौसेना का विद्रोह हो गया था, और इंडियन रॉयल एयरफोर्स भी इसमें सहमति अपना प्रस्तुत किया था। तो सेना का भी विद्रोह हो गया था। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को अंदर से हिला कर रख दिया ये सारी चीज़ें, और ब्रिटिश को लगा कि अब समय आ गया है कि भारत को आज़ादी दे देनी चाहिए, यानी कि ब्रिटिश को अब लगा कि भारत को आज़ादी अब तुरंत दे देनी चाहिए। उसके बाद अंग्रेज़ों को लगा कि जिस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमे हुए, इससे पहले हमने देखा था कि आज़ाद हिंद फौज ने देशवासियों के मन में एक राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा की थी, ज़बरदस्त किस्म की राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा की थी। और उससे पहले हम देखा था कि प्रांत एवं केंद्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जबरदस्त सफलता मिली थी। तो अंग्रेज़ों को लगा कि जिस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमे हो रहे थे, उस वक्त देशव्यापी आंदोलन हुए। अगर फिर से इसी तरह का आंदोलन हुए तो प्रांतों में निर्वाचित सरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस की है, जो आंदोलनकारियों को समर्थन देने लगेगी। ठीक है, आंदोलनकारियों को समर्थन देने लगेगी, तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, और आप बेइज्जत होकर, यानी बेइज्जत तरीके से देश छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अंग्रेज बेइज्जत होकर देश छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो इसलिए अंग्रेज सोचे कि एक सम्मानपूर्वक विदाई ली जाए, इससे भविष्य के रिश्ते भी अच्छे बने रहेंगे एवं भारत राष्ट्रमंडल समूह का सदस्य बना रहेगा। जो हम लोगों ने देखा था, राष्ट्रमंडल समूह के सदस्य का अध्यक्ष कौन होते थे, तो ब्रिटिश महारानी होती थी, और इसके अंदर वो देश शामिल होते थे जिस पर ब्रिटिश ने अधिकार किया था, उस अपना उपनिवेश बनाया था। तो जिस तरह से 1942 के आंदोलन को अंग्रेज़ों ने दमन किया, इससे ब्रिटिश की छवि फांसीवादी हो गई थी। ब्रिटिश की छवि कैसी हो गई थी? फांसीवादी बन गई थी। इस छवि को ब्रिटिश को बदलना था,
यह तभी संभव है जब भारत को आज़ाद करने के बारे में सोचा जाए। 1942 के बाद ब्रिटिश की अंतर्राष्ट्रीय छवि गिरी थी, तो इसका एकमात्र उपाय था कि सत्ता का हस्तांतरण किया जाए। तो भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए एक अंतरिम सरकार हो, ऐसा ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत चीज़ें आई। तो इसी के तलाश में कैबिनेट मिशन भारत आया और कैसे अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, इसलिए भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया। तो कैबिनेट मिशन के उद्देश्यों में क्या शामिल था? भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, संविधान सभा का गठन किया जाए ताकि अपना एक संविधान बनाया जा सके। उसके बाद देखते हैं कि 15 मार्च, यहाँ एक डेट है, 15 मार्च 1946 को यूके के यानी कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि इससे भारत में अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश की और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मन में आशा का संचार भी पैदा किया। ये कैबिनेट मिशन की घोषणा की थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, ताकि भारत में एक अच्छा वातावरण बने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मन में भी आशा का संचार पैदा हो। इसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि अल्पसंख्यकों की मांग विचारणीय है, परंतु उन्हें क्लेमेंट एटली ने कहा कि अल्पसंख्यकों की मांग विचारणीय है, परंतु उन्हें बहुसंख्यकों के हित की उपेक्षा करके पूरा नहीं किया जा सकता है। तो बहुसंख्यकों की हित क्या थी कि पाकिस्तान को भारत का विभाजन नहीं हुआ, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के मांग को रिजेक्ट कर दिया क्लेमेंट एटली ने। ठीक है, उसके बाद 24 मार्च 1946 का समय आता है और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंच गया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंच गया और शिमला में इसकी बैठक रखी गई। कहाँ रखी गई? शिमला में बैठक रखी गई, इसलिए इसे द्वितीय शिमला बैठक भी कहा जाता है। कहीं कहीं किताबों में इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शिमला में बैठक है इसलिए इसे द्वितीय शिमला बैठक भी कहा जाता है। और इस सम्मेलन में कैबिनेट कमेटी पर किसी की सहमति नहीं बनी, यानी कि जो बैठक हुई शिमला में, इसमें कैबिनेट कमेटी पर किसी की सहमति नहीं बनी, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग शामिल थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आता है एक समय 16 मई 1946। 16 मई 1946 को अपनी तरफ से योजना प्रस्तुत की और इस योजना को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, योजना कैबिनेट मिशन 1946 का क्या था? पाकिस्तान का अगर गठन किया जाता है तो उसमें बहुत से लोग गैर मुस्लिम होंगे। ऐसा कहा गया कि ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान दे दिया जाए जो आज वर्तमान में है, और ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र भी पाकिस्तान के मांग को कहा जा रहा था कि इसमें शामिल किया जाए पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान का गठन किया जाता है तो उसमें बहुत से लोग मुस्लिम भी होंगे। तो जो अपना कैबिनेट मिशन जो था 1946 के योजना के अंतर्गत को हम देखें तो कैबिनेट मिशन 1946 की योजना की बात करें तो पाकिस्तान का अगर गठन किया जाता है तो उसमें बहुत से गैर मुस्लिम भी होंगे, यानी कि ये वाला पार्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट पाकिस्तान का हिस्सा मांगा जा रहा था। तो इसमें बहुत सारी जनसंख्या क्या होगी? गैर मुस्लिम होगी। अगर उत्तर पश्चिम की बात करें, उत्तर पश्चिम, इसमें 38% जनसंख्या गैर मुस्लिम है और उत्तर पूर्व की जनसंख्या 48% जो है, यहाँ पर 48% जनसंख्या गैर मुस्लिम है। तो एक तरह से इस यहाँ से पाकिस्तान को मांग को अस्वीकार करता है यह कैबिनेट मिशन। उसके बाद दूसरा तर्क देता है कि पंजाब और बंगाल में गैर मुस्लिम लोग भी हैं, जिसमें अगर बात करें जालंधर का, ये पंजाब का क्षेत्र इधर वाला, कि जालंधर अम्बाला हिंदू और सिख बहुसंख्यक है। पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल जो यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है। और पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी भाग, अगर ये पाकिस्तान घोषित कर दिया जाता है और ये भी पाकिस्तान घोषित कर दिया जाता है तो पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी भाग के बीच संचार का समस्या उत्पन्न होगी। आज जैसा उस समय संचार नहीं था, तो इसमें संचार की समस्या उत्पन्न होगी और जो सशस्त्र सेनाएं थी उनका विभाजन खतरनाक साबित होगा। ठीक है, तो ये सीधे सीधे पाकिस्तान के मांग को अस्वीकृत करता है कैबिनेट मिशन। या तो दो ही तरीका था, तो या तो समुद्री रास्ते से यहाँ पहुँचे, अगर ये वाला पार्ट अगर पाकिस्तान बांट दिया जाता है, ये और पाकिस्तान दे दिया जाता, तो समुद्री रास्ते से ये पाकिस्तान पहुँचे या बीचों बीच भारत से रास्ता निकाले, तो ये बड़ा ही कठिन परिस्थिति था। तो ये एक तरह से पाकिस्तान के मांग को अस्वीकृत करता है। ठीक है, सशस्त्र सेनाओं को विभाजन खतरा। उसके बाद भारत एक अविभाज्य संघ है, ऐसा मान लिया ये कैबिनेट मिशन, तो जिसमें ब्रिटिश भारत शामिल होता है, देशी रियासत शामिल होती है और प्रांतों की स्वायत्तता शामिल होती है इसमें। और संघ का अधिकार के अंतर्गत देखेंगे संचार, सुरक्षा, वित्त जो है ना, वित्त, विदेश नीति, बाकी मामलों में प्रांत स्वायत्त होंगे, ये इस पर संघ का अधिकार होगा।
और संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें 299 प्रांत से होंगे और 4 मुख्य आयोग क्षेत्र सदस्य होंगे और देशी रियासतों से 93 होंगे जो कि मनोनीत होंगे। ये कैबिनेट मिशन की योजना रही है। इसके आगे और भी देखें तो इसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा ने इस पर काम करना भी शुरू किया गया था। तो भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था इसी के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। और प्रांतीय विधानमंडलों का विभाजन 3 समूहों में बांटा गया था। समूह का था मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, बिहार उड़ीसा ये वाला पार्ट रहेगा और ये अपना मध्य प्रांत रहेगा। ठीक है, ये रहा अपना मद्रास, नीचे बम्बई। ठीक है, ये सारे से कम में आएंगे, यानी समूह कम आएंगे जो कि हिंदू बहुसंख्यक होंगे। समूह ख में पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ये वाला पार्ट, ये वाला प्रांत सिंध मुस्लिम बहुल क्षेत्र होगा। और समूह ग को लेकर बड़ा ही असमंजस की स्थिति उत्पन्न होगी। इसे मध्यवर्ती इकाई कहा गया। इस एरिया को मध्यवर्ती इकाई कहा गया, जिसमें शामिल होता है बंगाल और असम का क्षेत्र। बंगाल और असम के क्षेत्र को मध्यवर्ती इकाई कहा गया और इसी को लेकर विवाद उत्पन्न हो, क्योंकि आगे चल के भारत पाकिस्तान के बीच समस्या यह खड़ी करती, प्रशासनिक इकाई को लेकर और विधानमंडलों के गठन को लेकर। और इसी बिंदु पर यानी कि समूह ग को लेकर ही यानी बंगाल और असम को लेकर ही इस बिंदु पर न तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और न ही मुस्लिम लीग ने इस कैबिनेट मिशन को स्वीकारा। शिमला सम्मेलन जिसमें हुआ था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मध्यवर्ती इकाई की तरह काम करेगा इंडिया और पाकिस्तान के विरुद्ध में। यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मध्यवर्ती इकाई के काम करेगा। यह विवादास्पद मामला था। पाकिस्तान के मांग को अस्वीकृत होने से, यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान के मांग को पूरी तरह से अस्वीकृत कर दिया गया। पाकिस्तान के मांग को पूरी तरह से अस्वीकृत होने से अंग्रेजों द्वारा जिन्ना के दिए गए वीटो पावर विशेषाधिकार को स्वतः समाप्त हो गए, अपने आप समाप्त हो गए। और इसके अलावा लीग शामिल हो या ना हो, संविधान सभा का गठन होना ही होना है। लीग शामिल हो या ना हो, संविधान सभा का गठन होना ही है और अंतरिम सरकार बननी ही बननी है। ठीक है, इसके अंतर्गत कैबिनेट मिशन के बाद में हमारे नेताओं ने इस पर थोड़ा सा विचार किया और दोनों दल यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जो समूहीकरण की बात कही थी कैबिनेट मिशन ने कि समूह क, ख और ग, इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। समूहीकरण की चीज़ों को स्वीकार कर लिया और 6 जून को मुस्लिम लीग और 24 जून को कांग्रेस ने इसको स्वीकृत कर लिया। फिर जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए और संविधान सभा का गठन भी हुआ और अंततः कैबिनेट मिशन को सफलता प्राप्त हुई, जिसका श्रेय किसको जाता है? क्लेमेंट एटली को इसका श्रेय जाता है, जिसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। हम जानते हैं कि जो क्लेमेंट एटली है लेबर पार्टी के हैं और लेबर पार्टी उदारवादी पार्टी थी जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखती थी, जिससे भारतीयों के मन में 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी आ चुकी थी, इसलिए भारतीयों के मन में संभावना बनने लगी थी कि आज़ादी हमें जल्दी मिल सकती है। तो ये रहा कैबिनेट मिशन 1946 जिससे संविधान सभा का गठन हुआ। तो एक बार पीछे से देख लेते हैं कि कैबिनेट मिशन क्या था। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जिसमें 3 सदस्य थे और क्यों भेजा गया था इसको हम लोगों ने देखा था और उसका क्या उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का। फिर इसके बाद देखा था कि ये पाकिस्तान को मांग को अस्वीकार कर देती है। उसके बाद कैबिनेट मिशन के अंतर्गत समूहीकरण क्या था, क ख ग, ये हम लोगों ने समझा। तो ये रहा अपना कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।